Hi everyone, I welcome you all again on a new day with our daily The Hindu newspaper based MCQs. So let's just start without wasting our time. फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट गुलियन बेरे सिंड्रोम, है ना। सो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इट इज़ काइंड ऑफ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, जहाँ पे आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो अपनी खुद की बॉडी के सेल्स और बाहर से जो फॉरेन इन्वेडर्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं, उनमें कोई डिफरेंस ना देख पाए। जिससे क्या होता है, हमारे इम्यून सिस्टम का काम होता है कि जो फॉरेन एंटिटीज़ या फॉरेन सेल्स होते हैं उनको अटैक करना। लेकिन जब आपका इम्यून सिस्टम अपने सेल्स और बाहर के सेल्स में फिगर आउट ना कर पाए कि कौन सा बाहर का सेल है और कौन सा खुद की बॉडी का सेल है, तो वो क्या करेगा, सबको अटैक करेगा। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी को भी हार्म करेगा। तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, है ना। एंड यहाँ पे क्या होता है, इम्यून सिस्टम अटैक करता है ऑन द पेरिफेरल नर्व्स, है ना। अब आपको पता है नर्वस सिस्टम में एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल मतलब कि ये ब्रेन और स्पाइन वाला एरिया, जो मेन, जो आपका अगर मैं बात करूँ सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन, जहाँ से नर्वस सिस्टम पूरा एक तरह से वर्क करता है ना। पेरिफेरल मतलब जो फर्दर अलग अलग बॉडी के एक्सट्रीमिटीज़ तक नर्व्स जाती हैं, चाहे आर्म्स के थ्रू हो चाहे पूरी बॉडी में हो, है ना। यहाँ से जो भी अटैच होके जाती हैं पूरी बॉडी में, जो आपका न्यूरॉन एक्टिविटी जो भी होती है वो सब, है ना। तो ये पेरिफेरल नर्व्स को अटैक करता है इस केस में आपका इम्यून सिस्टम, है ना। और ये क्या होता है, इससे क्या होता है, अगर आपकी नर्व्स पे अटैक करेगा तो आपका क्या होगा, जो एक तरह से क्या होता है कि नर्वस सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्स अगर ढंग से ना कर पाए बाद में, अगर नर्वस सिस्टम को डैमेज कर दे, तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी के ऊपर जो, मतलब अगर मैं बात करूँ जो सिग्नल्स फ्लो होते हैं एक तरह से, जो न्यूरॉन्स के थ्रू या इलेक्ट्रिक सिग्नल टाइप, तो उससे क्या होता है आपका बाद में वो पहुंच नहीं पाएंगे। तो आपके केसेस में क्या होता है कि आपकी बॉडी इनइफेक्टिव हो सकती है टू कोऑर्डिनेट विद द जो ब्रेन सिग्नल्स होते हैं। इससे क्या हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है सीवियर केसेस में। क्या ये समझ आता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से क्या होता है, आपका मसल वीकनेस हो सकती है ना। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। तो GBS इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग द पेरिफेरल नर्व्स, है ना। नेक्स्ट इज अ सीवियर मैनिफेस्टेशन। सीवियर मैनिफेस्टेशन ऑफ GBS कि सीवियर केसेस में क्या हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, मसल पैरालिसिस, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज ब्रिक्स। तो ब्रिक्स तो आपको पता ही है, काफ़ी बार बता चुका हूँ। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। शुरू हुआ था एज ब्रिक, पहले ब्रिक था, बाद में ब्रिक्स बना साउथ अफ्रीका के ऐड होने के बाद। अभी के टाइम में क्या इसमें सिर्फ यही है, नहीं, इसमें और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, आपको पता होगा। UAE, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया। क्या ये समझ आता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या है, ब्रिक्स प्लस, इसलिए बोलते हैं इसको ब्रिक्स प्लस। प्लस मतलब कि इतने सारे नेशंस, है ना। तो ब्रिक्स प्लस जो है, इसकी एक नेवी की एक एक्सरसाइज हुई है, मैरीटाइम एक्सरसाइज, है ना, जिसका थीम था बिल फॉर पीस 2026। इसको स्किप किया है इंडिया और ब्राज़ील ने। इंडिया ने क्या रीज़न दिया है कि क्योंकि ब्रिक्स प्लस में आपका ऐसा कोई इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कोई मैरीटाइम एक्सरसाइज नहीं है, मतलब ये कोई फॉर्मल उसमें नहीं है ब्रिक्स के उसमें, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने स्किप किया, ये रीज़न दिया है। जबकि हमें पता है यहाँ पे मेजर जो इशू होता है दैट इज़ इंडिया, चाइना एंड ऑल, है ना। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वॉज स्किप्ड बाई इंडिया एंड ब्राज़ील, है ना। डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि इंडिया इसका पार्ट था नहीं था, है ना, डायरेक्ट पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन। और अगर मैं बात करूँ ये हुई कहाँ पे है, ये हुई है केप टाउन, साउथ अफ्रीका के पास एक साइमन टाउन करके एक जगह है वहाँ पे, है ना। केप टाउन तो आपको पता ही है। तो द ब्रिक्स प्लस ये थीम है, ये पता होना चाहिए। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ब्रिक्स प्लस नेवल एक्सरसाइज का थीम क्या था, और फिर दूसरी स्टेटमेंट हो सकती है कि इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट करा, फिर करेक्ट और ये इनकरेक्ट वाला इशू, है ना। और फिर कंडक्टेड नियर साइमन्स टाउन, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो साइमन्स टाउन नियर केप टाउन, है ना, कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में। केप टाउन तो आप सबको ही पता होगा, है ना। नेक्स्ट इज सेवन शेड्यूल। अब जब हम बात करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस की, तो आपको मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ सेवन शेड्यूल आर्टिकल 246 के साथ जो सेवन शेड्यूल होता है कोहेरेंस में, वो डिसाइड करता है कि किस तरह से, उसमें 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो किस किस सब्जेक्ट पे कौन कौन जो आपका एक बताऊं कि सेंटर को अथॉरिटी है लेजिस्लेशन की या स्टेट को, इस तरह से ना। और वो सारे केसेस आपको पता होंगे कि कहाँ क्या होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो ये सिंपल सा टॉपिक, ये आपको पता भी होगा।
अल्कोहल इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, पुलिस, हेल्थ, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अल्कोहल इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, है ना। नेक्स्ट इज डीपीएसपी, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 36 से 51। क्या होता है इसमें? देखो, सबसे पहली बात, ये एक्ट एज द डायरेक्शन गाइडलाइंस फॉर द स्टेट इन केस ऑफ एनी न्यू काइंड ऑफ पॉलिसी मेकिंग, है ना। पॉलिसी मेकिंग के लिए ये गाइडलाइंस होती हैं जिसको स्टेट फॉलो कर सकता है, ताकि एक तरह से क्या हो, एक वेलफेयर स्टेट और एक अच्छा पॉलिसी बना पाए, है ना। तो डीपीएसपी क्या होते हैं? जैसे फंडामेंटल राइट लीगली इन्फोर्सेबल होते हैं, कोर्ट्स में जाके आप इनकी वायलेशन पे केस कर सकते हैं स्टेट पे, यहाँ पे नहीं कर सकते, ये आपको पता भी होगा। सेम फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, ये सारा आपको पता होगा। डीपीएसपी में फिर आपने, अगर मैं बताऊँ तो पढ़ा भी होगा, मतलब ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया। देखो, क्वेश्चन आ सकता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में है इस 3 तरह की डीपीएसपी? नहीं, ये हमने अपने हिसाब से, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, एक सेट ऑफ डीपीएसपी जो होती हैं सोशलिस्ट होती हैं, जो भी पब्लिक वेलफेयर है ना, रिसोर्स सबको अवेलेबल हो, ये सब, है ना, इस तरह से कि इजीली अवेलेबल हो, फ्रीली अवेलेबल हो, ये सब, है ना, स्टेट कंट्रोल करे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, गांधीयन। तो गांधीयन भी होती है, फिर आपका लिबरल भी होती है, जो ना यहाँ है ना यहाँ है। अब देखो, इसको याद रखने का एक ट्रिक होता है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, जनरली आपसे कोई नहीं पूछता कि बताओ, आपसे बस ये पूछते हैं, एक डीपीएसपी दी होगी, आपको बोला होगा ये कौन सी, या आपको 4-5 डीपीएसपी दे के बोला होगा इनमें से कौन कौन सी गांधीयन फिलॉसफी पे बेस्ड है। तो इसको, मतलब मेरे हिसाब से जो जितना, जिस तरह से मैं करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आपको मैं एक लॉजिक बताऊँ, सोशलिस्ट क्या होता है? जिसमें मेजर फोकस होगा कि कैसे रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हों और कैसे उनको स्टेट कंट्रोल करे, है ना। तो ये तो इजी है, ये तो आपको देख के पता चल जाएगा, कोई भी डीपीएसपी इस नेचर की होगी। गांधीयन में अगर कन्फ्यूजन हो कभी भी, तो ये याद रखना है, गांधी जी का क्या फिलॉसफी होती थी विलेज को लेके, कॉटेज इंडस्ट्री को लेके, कैसे हम विलेज को, मतलब वो उनकी मेजर फिलॉसफी थी, वो विलेज को डेवलप करने के अराउंड होती थी। कैसे हमें डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए कम्प्लीटली सिस्टम, ताकि विलेज लेवल से डेवलपमेंट शुरू हो। तो जो भी डीपीएसपी जिसमें ऐसी कोई बात हो ना, सेल्फ सफिशिएंसी या विलेज या ऐसा कोई इंडस्ट्री, है ना, जो मतलब आपका विलेज इंडस्ट्री पे बेस्ड हो, तो वो सारा गांधीयन में आता है। आप एक बार इसको ट्राई करके देख सकते हैं, एग्जाम्पल से आप डीपीएसपी उठाइए, आप ना देख सकते हैं, फिर जो इसमें भी मैच ना करे, इसमें भी मैच ना करे, वो लिबरल होंगी, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, डीपीएसपी आर कंटेन्ड इन पार्ट 4। अच्छा, डीपीएसपी आई कहाँ से थी? देखो, सबसे पहले तो ये था स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, मतलब ओरिजिनली हमने कहाँ से लिया है? इंडिया ने लिया है इसको। देखो, स्पेनिश से आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेनिश से लिया। हमने जहाँ से लिया है, अगर हमें पता होना चाहिए, दैट इज हमने लिया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो डीपीएसपी वर बोरोड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ डीपीएसपी। तो अभी अभी बताए, नॉन जस्टिसिएबल, मतलब इसमें आप कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकते, इसमें कोई जस्टिस का कॉन्सेप्ट नहीं आता, है ना। और बट फंडामेंटल इन गवर्नेंस, बिल्कुल सही, गवर्नेंस के लिए बहुत नेसेसरी होते हैं अगर इसको फॉलो किया जाए, है ना, सरकार के द्वारा, पॉलिसी मेकिंग में, अथॉरिटीज़ के द्वारा। नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन ट्रीटी, या इसको हम बोलते हैं हाई सीज ट्रीटी, बता चुका हूँ काफ़ी बार। अब होता क्या है, देखो, किसी भी नेशन की कोस्ट जो होती है, अगर कोस्ट वाला जो एरिया है ये है मान लो इंडिया, तो यहाँ से जो 200 नॉटिकल माइल नेवी में, अगर मैं आपका अक्रॉस द ओशन ऐसे कुछ बात करूँ, तो नॉटिकल माइल का जो एरिया होता है ये अप्रॉक्सीमेटली होता है 370 किलोमीटर के आसपास। 200 नॉटिकल माइल या 370 किलोमीटर, इतने एरिया जो होता है, मान लो यहाँ तक 370 किलोमीटर है सी का, है ना। तो वो क्या होता है, यहाँ पे जो भी लिविंग या नॉन लिविंग रिसोर्सेज होंगे उस पे इसी देश का अधिकार होता है ना। इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। कितने तक करता है ये? किसी भी नेशन की कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल तक की दूरी, या 370 किलोमीटर अगर मैं किलोमीटर में बात करूँ, है ना, उतने एरिया तक अगर ये नेशन है मान लो ये, तो इसके अगर चारों तरफ सी है, तो मैं यहाँ से, मतलब बिल्कुल एक, मान लो मैंने सर्कल बना दिया 200 नॉटिकल माइल रेडियस का, यहाँ से ये जो भी कवरेज होगा इसकी कोस्ट से, वो सारे यहाँ पे लिविंग हो नॉन लिविंग हो जिस भी तरह पे, उन पे इस नेशन का एक्सक्लूसिव एक्सेस होता है, ठीक है, एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं इकोनॉमिक। अब अगर मैं बात करूँ, लेकिन इसके बाद क्या, अब इसके बाद क्या हो सकता है कि ये कंट्री 1 है, अब मान लो इसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो हो सकता है कंट्री 2 का बिल्कुल यहाँ से शुरू होता हो, टच होते हुए, है ना, कंट्री 3। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी कंट्री का यहाँ पे वो ही ना, मान लो ऐसे कई सारे एरियाज़ होते हैं जहाँ से क्या होता है कि कोई ओवरलैप हो ही ना, कि ये कंट्री का यहाँ पे ख़त्म हुआ,
उसके बाद यहाँ कोई आसपास कंट्री नहीं है, तो इतना एरिया मान लो बच गया और यहाँ पे कंट्री है, ये एरिया बच गया। तो अब क्या होता है कि ऐसा एरिया, देखो दो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जब खत्म हो जाते हैं तो कोई भी कंट्री में के अगर जुरिस्डिक्शन में ऐसे कोई भी सीज का एरिया, ठीक है, ऐसा कोई एरिया ओशन या सी का जहाँ पे आपका किसी भी कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ना हो, तो मतलब वो किसी कंट्री के अंडर नहीं आता, इकोनॉमिक जुरिस्डिक्शन जो हो या नेशनल जुरिस्डिक्शन में तो आता ही नहीं। तो इससे क्या होता है, फिर उसको बोलते हैं हम हाई सीज, ठीक है, एरिया बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और वहाँ पे किसी और कंट्री का भी नहीं है। ऐसा नहीं है, देखो अगर यहाँ पे एक कंट्री खत्म होता हो सकता है यहीं से दूसरी कंट्री का शुरू होता, फिर उसको हाई सीज नहीं बोलेंगे। मतलब ऐसा कि ऐसा कोई एरिया आ जाए, मान लो ये एरिया आ गया और यहाँ पे कोई कंट्री नहीं है पास में, तो ये जो एरिया है ये ऐसा ही रह जाएगा, इस पे ना इस कंट्री का अधिकार है, इसका तो यहाँ पे खत्म हो गया, ये वाली भी दूर है, तो ये एरिया क्या हो जाएगा, फिर हाई सीज हो जाएगा। तो हाई सीज वो एरिया होता है जो किसी कंट्री के नेशनल वाटर जुरिस्डिक्शन, अगर मैं बात करूँ जो आपका मरीन टेरिटरी है उसमें नहीं आता है ना। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये ट्रीटी क्या बात करती है, तो हाई सीज में जो भी बायोडाइवर्सिटी होती है ना, उसको किस तरह से सेव करा जाए, कंजर्व करा जाए, उसको किस तरह से बचाया जाए, या उसका यूज़ करें तो कैसे सस्टेनेबल और कैसे शेयर्ड यूज़ करें, है ना, सब पे उसका मतलब उसका जो बायोडाइवर्सिटी होगी हाई सीज की, उस पर सबका बराबर अधिकार हो। तो इसके बारे में सारी बात होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो BBNJ ट्रीटी इज़ रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द इंटरनेशनल वाटर्स, है ना। एंड नेक्स्ट इज ऑपरेट्स अंडर द फ्रेमवर्क। अब ये किसके अंडर आता है, ये आता है UN क्लॉज, है ना, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कंटिन्यूस जोन, ये सारी जोन जो होते हैं ये भी इसी के अंडर डिफाइंड है। ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी लीगली इन्फोर्सेबल, और इसमें क्या होता है कि आपका ये किस तरह से जो भी आपका सी के रिलेटेड लॉज होते हैं उसके लिए एक मतलब ग्लोबल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ना। ये भी आपको पता ही होगा, UN क्लॉज 1994 से ये इन्फोर्स हुआ था, है ना। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जो ये आपका हाई सीज ट्रीटी है, हाई सीज ट्रीटी को मतलब इन्फोर्स हो गई है वैसे तो अब ये, है ना, इसको इन्फोर्स होने के लिए एक लिमिट रखी थी कि मिनिमम 60 नेशंस जब इसको रेटिफाई कर देंगे तब ये आपका इन्फोर्स हो जाएगा ना। तो अब ये इन्फोर्स हो चुका है, तो इट हैज़ बिकम द फर्स्ट लीगली बाइंडिंग ग्लोबल फ्रेमवर्क टू प्रोटेक्ट द बायोडाइवर्सिटी इन द इंटरनेशनल वाटर्स, है ना। पहला ऐसा लीगल फ्रेमवर्क है, ये लीगली इन्फोर्सेबल होता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो हाई सीज ट्रीटी ऑपरेट्स अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ UN clause. The BBNJ treaty entered into force after securing 60 रेटिफिकेशन, है ना। इतनी इसकी लिमिट रखी हुई थी कि मिनिमम इतने अगर नेशन इसको रेटिफाई करते हैं तभी ये इन्फोर्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना। और अगर मैं बात करूं, इसी के अंडर एक आता है अचीव 30/30 गोल, है ना। तो 30/30 क्या है कि 30% ऑफ ओशन एरिया जो है, ग्लोबल ओशन एरिया, उसको आपने क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है बाई 2030। तो 2030 तक आपने क्या टारगेट रखा है कि आपने 30% को एटलीस्ट आपने प्रोटेक्ट कर लेना है ना। तो इसको बोलते हैं 30/30 गोल, इसी ट्रीटी के अंडर आता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में कि अचीव 30/30 गोल ये किस में आता है, कौन सी ट्रीटी, तो 4-5 दी होंगी, उसमें से आपको ढूंढना पड़ेगा ना। और या मीनिंग पूछ सकते हैं, अब इसमें कुछ भी अजीब सी डेफिनेशन बना सकते हैं, जैसे ये है रिड्यूस कार्बन एमिशन, कट फिशिंग एक्टिविटी, रिड्यूस मरीन पॉल्यूशन। तो ये आपको पता होना चाहिए। BBNJ ट्रीटी क्या है, इट इज़ रिलेटेड टू प्रोटेक्ट 30% ऑफ ग्लोबल ओशन एरिया बाई 2030, है ना। So that's all for the day. I hope you like the video. If you like the video, do like it, share it, comment on it, and subscribe to my channel. It will just keep me motivated to make these videos for you guys on a daily basis. And I will see you all in the next video. Thank you once again.